Assalamualaikum. Today we are discussing the next lecture that is introduction to the nervous system. चैप्टर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ये लेक्चर 2 है, ठीक है, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, नर्वस सिस्टम का तारुफ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है कि नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू एनाटॉमिकल डिवीजन, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज कंपोज्ड ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड न्यूरॉन लोकेटेड आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज एनी नर्व दैट इंटर और लीव द सीएनएस। नर्वस सिस्टम यानी कि नर्व्स का सिस्टम, यानी कि जो आसाब का सिस्टम बॉडी में, वो अपनी बनावट के लिहाज से, एनाटॉमिकल का मतलब क्या होता है, अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से, अपनी बनावट के लिहाज से दो बड़े हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक हिस्सा कौन सा होगा, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, सिर्फ दिमाग को डिस्कस करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करते हैं। जबकि जो दूसरा सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, जो दिमाग से नर्व्स निकल रही हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, यानी कि क्रेनियल नर्व्स को और पेरिफेरल नर्व्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ ये जो बात लिखी हुई कि दैट इज़ एनी नर्व दैट इंटर और लीव द सीएनएस, इसका मतलब क्या, देखें, कोई भी नर्व हो, चाहे वो हमारे पास हम ब्रेन की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, ब्रेन से निकल रही है फिर स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हो, ठीक है, कोई भी नर्व हो, चाहे वो सिग्नल लेके जा रही हो या फिर लेके आ रही हो, ठीक है, वो नर्व होनी चाहिए, ठीक है, सिग्नल लेके आए, सिग्नल लेके जाए, कोई भी नर्व हो, हम उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई नर्व जो सिग्नल लेके आ रही है, ठीक है, वो हमारे पास क्या कराएगी, सेंसरी नर्व, वो इनवर्ड गोइंग नर्व कहलाएगी, यानी कि अंदर जा रही है हमारे पास, ठीक है। सेंसरी नर्व यानी कि जो बाहर से इन्फॉर्मेशन लेके, आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे टकराया तो वो नर्व जो सिग्नल लेके जाएगी वो सेंसरी नर्व कहलाएगी, ठीक है। जबकि हमारे पास जो एट द जो इसका रिस्पॉन्स देगी नर्व, जो सिग्नल लेके हमारे पास ब्रेन और या फिर स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेके जाएगी, ठीक है, वो कहलाएगी मोटर नर्व, यानी कि आउटवर्ड गोइंग नर्व, ठीक है। बस नर्व होनी चाहिए, चाहे वो इनवर्ड नर्व हो या आउटवर्ड नर्व हो, हमारे पास वो क्या, हम किसके अंडर डिस्कस करेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे लिखा है हमारे पास कि फिगर को डिस्कस करते हैं। फिगर 3.1 में क्या बात कही जा रही है, नर्वस सिस्टम यानी कि नर्व्स का निज़ाम, आसाब का निज़ाम, ठीक है। अब इसके हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था लेक्चर 1 में, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट थे, सीएनएस और पीएनएस। पीएनएस में डिस्कस क्या करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, पीएनएस में क्या डिस्कस करते हैं, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो निकली हुई नर्व्स हैं उनकी हम बात करेंगे। पीएनएस के मजीद दो पार्ट थे हमारे पास, अफेरेंट डिवीजन और इफेरेंट डिवीजन। अफेरेंट डिवीजन का मतलब क्या होता है, लाने वाला। क्या मतलब होता है, लाने वाला, यानी कि अफेरेंट डिवीजन में हम उन नर्व्स की बात करेंगे जो कि सिग्नल को बाहर की दुनिया से लेके आ रही हैं, और लेके आ रही हैं कहाँ पहुँचा रही हैं, ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचा रही हैं, ठीक है, उनको हम कहेंगे अफेरेंट डिवीजन। अब ये हमारे पास जो सिग्नल होते हैं जैसे कि बाहर की दुनिया से भी हो सकते हैं या फिर हमारे पास बॉडी के अंदर से भी हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बाहर की बात करें, बाहर कोई गर्म चीज़ पड़ी हुई थी, आपने टच कर लिया उसको हल्का सा, तो हमारे पास जो नर्व्स जाएंगी वो सेंसरी नर्व्स होंगी, और हम क्या कहेंगे, अफेरेंट डिवीजन कहेंगे इसको, ठीक है। अब अंदर की दुनिया से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी ठंड लग गई थी आपको, ठीक है, तो जो स्किन की नर्व्स होंगी वो एक्टिवेट होंगी और सिग्नल लेके जाएंगी हमारे पास दिमाग तक या स्पाइनल कॉर्ड तक कि क्या भाई ठंड लग रही है, ठीक है, तो आगे रिस्पॉन्स फिर जनरेट होगा पूरा। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि कौन कौन से सिग्नल जो होंगे हमारे पास जो कि सेंसरी नर्व के ज़रिए आ रहे हैं, वो हमेशा ऐसा होगा कि स्पाइनल कॉर्ड तक जाएंगे या फिर कुछ सिग्नल हमारे पास ब्रेन तक भी जाएंगे, यानी कि हमारे पास ऑलवेज जो सिग्नल जा रहे हैं सेंसरी नर्व के थ्रू, वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ जाएंगे। तो इसका जवाब ये है हमारे पास कि ब्रेन जो होता है, यानी कि जो क्रेनियल नर्व्स हैं हमारे पास, यानी कि जो इनमें सेंसरी नर्व्स जा रही हैं, वो ज़्यादातर किसकी हैं, फेस की। जैसे कि अगर हम बात करें हमारी विजन की जो नर्व्स हैं या फिर हमारी हेयरिंग की जो नर्व्स हैं या फिर हमारे स्मेल की, टेस्ट की, या फिर चेहरे की जो नर्व्स हैं, सारी हमारे पास ये सेंसरी नर्व डायरेक्ट ब्रेन तक जाएंगे। आपने चेहरे पे हाथ रखा तो आपको जो नर्व्स होगा वो डायरेक्ट ब्रेन तक जाएगा, ठीक है। अब इसमें ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल जाए फिर ब्रेन में जाए, ठीक है। लेकिन बाकी जो तमाम हमारे पास नर्व्स हैं, वो जो सिग्नल पहले जाता है, सिग्नल पहले जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, फैसला करेगा कि अगर वो काम बहुत ज़रूरी है, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा गर्म जगह थी, आपने टच किया उसको, तो सिग्नल पहले कहाँ जाएगा, सेंसरी नर्व के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। लेकिन अब स्पाइनल कॉर्ड ने देखा, महसूस किया कि ये काम जो है बहुत अर्जेंट करना है, यानी कि बहुत जगह गर्म है, बहुत चीज़ गर्म है, अगर आपने उसका हाथ रखा रहा तो आपका हाथ जल जाएगा, तो स्पाइनल कॉर्ड फौरन से क्या करेगा, एक्शन लेगा और मोटर नर्व के थ्रू सिग्नल मिलेगा कि अपना हाथ हटा लो, ठीक है। तो ये सिग्नल जो था ब्रेन तक नहीं गया, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो इतना अर्जेंट नहीं है, तो वो भी सिग्नल हमारे पास जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक, यानी कि तमाम सिग्नल जो है पहले कहाँ जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहे हैं, सिवाय फेस के, ठीक है। पहले स्पाइनल कॉर्ड जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड फैसला करेगा, अगर अर्जेंट है तो खुद काम कर लेगा, लेकिन अर्जेंट नहीं है तो सिग्नल कहाँ ट्रैवल करेगा, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ट्रैवल करेगा ऊपर ब्रेन में, और ब्रेन के जो मखसूस हिस्से हैं जिस काम के लिए, यानी कि सिग्नल किस काम के लिए था, तो ब्रेन का जो हिस्सा होगा जो ये काम करता है वो क्या करेगा, फैसला करेगा, फिर एट द एंड हमारे पास जो रिजल्ट जनरेट होगा। जबकि इफेरेंट डिवीजन का मतलब होता है, इफेरेंट का मतलब होता है ले जाने वाला, यानी कि एग्जिट से याद रखें इसको, यानी कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने फैसला कर लिया, यानी कि ब्रेन ने या फिर स्पाइनल कॉर्ड ने फैसला कर लिया, तो जो सिग्नल जाएगा इन नर्व्स के थ्रू जाएगा मसल तक या फिर ऑर्गन तक, जहाँ भी जाना है सिग्नल इन नर्व के थ्रू जाएगा। इन नर्व को हम कहते हैं मोटर नर्व और इसको डिवीजन को क्या कहेंगे, इफेरेंट डिवीजन कहेंगे।
फार्माकोलॉजी में हमारा मेन फोकस इफेरेंट डिवीजन पर होता है क्योंकि दवाइयाँ अक्सर इसी हिस्से में क्या करती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं। अब जब ऑर्डर ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकला है तो वो अलग अलग दो सिस्टम में जाके जा सकता है, यानी कि दो सिस्टम होते हैं उसके पास, कि इनके पास जाए फिर इसके पास जाए। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ऑटोनॉमिक सिस्टम और एक होता है सोमैटिक सिस्टम। सोमैटिक सिस्टम जो होता है ये वॉलंटरी होता है, यानी कि हमारे इख्तियार में होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली किसकी बात करते हैं, सिर्फ हम स्केलेटल मसल्स की बात करें, यानी कि वो मसल जो कि हमारे पास हड्डियों के ऊपर जो गोश्त लगा हुआ है उसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल। ठीक है, तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल अपना हाथ हिलाना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो हम सिस्टम की बात करेंगे वो सोमैटिक सिस्टम होगा, यानी कि जो नर्व्स हमारे पास आएंगी वो बेसिकली सोमैटिक नर्व्स होंगी। ठीक है, और सोमैटिक सिस्टम होगा। जबकि जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है ये हमारे इख्तियार में नहीं है, यानी कि इनवॉलंटरी। इसमें हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं स्मूथ मसल की, कार्डियक मसल की, ग्लैंड्स की बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके खाने का हजम होना, आपका दिल का धड़कना, ये सब कुछ क्या है, हमारे पास ऑटोनॉमिक सिस्टम के अंडर आता है। आप पैरासिम्पथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तीन हमारे पास मजीद डिवीजन है, एंटेरिक, पैरासिम्पथेटिक, सिम्पथेटिक। एंटेरिक में क्या डिस्कस करते हैं हम, स्टमक और इंटेस्टाइन, यानी कि स्टमक मैदे और इंटेस्टाइन, यानी कि पूरे जीआईटी का ये अपना एक नर्वस सिस्टम है, उसका नाम क्या है, एंटेरिक सिस्टम। ठीक है, अब ये बेसिकली जो डाइजेशन यानी कि जो हाजमे का प्रोसेस होता है उसको लोकल लेवल पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, पैरासिम्पथेटिक में क्या कहते हैं, जब बॉडी सुकून में होती है वहाँ पर ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब बॉडी फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में, डर है, खौफ वाली कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन में, ये सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज सब डिवाइडेड इनटू इफेरेंट डिवीजन, द न्यूरॉन्स ऑफ विच कैरी सिग्नल्स अवे फ्रॉम द ब्रेन। ये हम बात कर चुके हैं। हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने जब मजीद डिवाइड किया तो हमारे पास इफेरेंट डिवीजन था और अफेरेंट डिवीजन था। इफेरेंट डिवीजन में क्या हो रहा था, हमारे पास जो न्यूरॉन थे वो क्या कर रहे थे, सिग्नल को कैरी करके ले जा रहे थे ब्रेन से दूर, यानी कि मोटर नर्व की बात हो रही है यहाँ पर। ये पूरा जो है हमने इस डायग्राम के अंदर डिस्कस कर लिया। बस इसमें एक बात रह गई कि पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, कि पेरिफेरल का मतलब क्या होता है। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो हम नर्वस सिस्टम की बेसिकली बात करें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा बाकी जितने भी हिस्से होंगे, यानी कि जो भी हमारे पास जो नर्व्स जिन हिस्सों तक जा रही होंगी उनको हम क्या कहेंगे, पेरिफेरी कहेंगे। ठीक है, सेंटर क्या होगा, सेंटर यानी कि मरकज़ हमारा क्या है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। जो भी दूर दूर हमारे पास सब चीज़ें हैं उनको हम क्या कहेंगे, पेरिफेरी। ठीक है, हमारा जिस्म जो है फीडबैक लूप की तरह काम करता है। जैसे कि हमारे पास जो इफेरेंट हमारा जो अफेरेंट डिवीजन है, अफेरेंट डिवीजन यानी कि जो न्यूरॉन्स हैं हमारे, जो कि सेंसरी न्यूरॉन कहलाते हैं, वो जो सिग्नल होता है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आते हैं। ठीक है, ऐसा ही हम जानते हैं। लेकिन हमारे पास सिर्फ ये सिग्नल लेके नहीं आएंगे, बल्कि ये जो अफेरेंट डिवीजन है, ठीक है, ये सेंसरी जो न्यूरॉन है ये इफेरेंट डिवीजन में क्या करते हैं, इफेरेंट डिवीजन को कंट्रोल करते हैं और मॉड्यूलेट करते हैं, यानी कि तब्दील करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मॉड्यूलेट द फंक्शन, यानी कि किसी फंक्शन को ज़्यादा करना या फिर कम करना, यानी कि उसके कंट्रोल में रखना। फॉर एग्जांपल हमारी आँख के करीब कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, तो मैं फ़ौरन से हमारे पास जो सेंसरी नर्व्स होंगे सिग्नल लेके जाएंगी हमारे पास, ठीक है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, क्योंकि फ़ौरन से आ रही है, यानी कि रिफ्लेक्स है। हमें फ़ौरन स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, हुक्म देगा हमारे पास मोटर नर्व के थ्रू, यानी कि जो हमारे पास इफेरेंट डिवीजन है, ठीक है, वो सिग्नल लेके जाएंगे और क्या ऑर्डर मिलेगा कि आँखें बंद कर लो। ठीक है, क्या ऑर्डर मिला, आंखें बंद कर लो। अब ये इफेरेंट डिवीजन था, ठीक है। अब इसने यानी कि इसने क्या किया, हमारे पास मॉड्यूलेट कर दिया जो काम हो रहा था पहले, अब आंखें बंद हो गई। ठीक है, एकदम से, तो इसको लिखा हुआ है मॉड्यूलेट द फंक्शन। फिर आगे लिखा हुआ है कि ऑफ द इफेरेंट डिवीजन थ्रो रिफ्लेक्स आर्क और न्यूरल पाथवे दैट मीडिएट अ रिफ्लेक्स एक्शन। न्यूरल पाथवे यानी कि न्यूरल का मतलब होता है नर्व्स, ठीक है, पाथवे मतलब रास्ता। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है हमारे पास कि जो कुछ हमारे पास ऐसा होगा जैसे कि जो रिफ्लेक्स काम होता है, फ़ौरन फ़ौरन करना है हमने उसको काम को, जो जो बहुत ही इमरजेंसी वाली कंडीशन है, उसमें क्या होता है हमारे पास सिग्नल डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से आता है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाके स्पाइनल कॉर्ड ही क्या करेगा, इस सिग्नल का जवाब देगा और क्या होगा, फ़ौरन से मोटर नर्व क्या करेंगे, सिग्नल लेके जाएंगे। ठीक है, इसमें हम ब्रेन का इंतजार नहीं करते। ठीक है, सिर्फ सेंसरी और मोटर नर्व ने क्या कर दिया, काम कर दिया। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट राइटिंग हमारे पास है फंक्शनल डिवीजन विद इन द नर्वस सिस्टम। फंक्शनल डिवीजन में क्या बताती है, बेसिकली हमें चार चीज़ें बताती है कि कौन सी नर्व जो है सिग्नल लेके आ रही है, जिसको हम कहते हैं सेंसरी नर्व। ठीक है, और कौन सी नर्व जो है सिग्नल को यानी कि ऑर्डर को हमारे पास लेके जा रही है, उसको हम कहते हैं मोटर नर्व। ठीक है, और कौन सी नर्व हमारी मर्जी के साथ काम कर रही है, सोमैटिक नर्व यानी कि, और कौन सी नर्व ऐसी है जो कि हमारी मर्जी के बगैर काम करती है, यानी कि इनवॉलेंट्री तरीके से काम करती हैं। लिखा हुआ है कि द इफेरेंट पोर्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू मेजर फंक्शनल सब डिवीजन, द सोमैटिक एंड द ऑटोनॉमिक सिस्टम्स। अच्छा, अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई सिग्नल आया ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, अब उस सिग्नल के रिजल्ट में हमारे पास एक सिग्नल जाएगा
यानी कि उसका रिजल्ट जाएगा, ठीक है। उसके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। वो सिग्नल किस नर्व के थ्रू ट्रैवल करेगा, दो रास्ते हैं, लेकिन ये रास्ते डिपेंड करते हैं कि वो काम कौन सा करना है। फॉर एग्जांपल अपना हाथ हिलाना है, ठीक है, तो यानी कि आपने अपना हाथ हिलाना है, तो बेसिकली हमारी जो नर्व्स जो होंगी वो हमारे पास स्केलेटल मसल पे काम करना होगा ना, ठीक है। तो सिग्नल जो जाएगा यहाँ पर सोमैटिक नर्व के थ्रू जाएगा, ठीक है। किसके थ्रू? सोमैटिक नर्व के थ्रू। इसमें क्या होता है, सोमैटिक नर्व जो होती है एक लंबी सी नर्व जा रही होगी डायरेक्ट हमारे पास स्केलेटल मसल तक, बीच में कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें, आपने क्या करना है, अपना डर लग गया ऐसा कुछ है, तो हमारा दिल जोर से धड़केगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, सिग्नल तो आया ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। तो जो हमारे पास बदले में जो रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, वो एक नर्व फिर बीच में गैप होगा जिसको हम कहते हैं गैंग्लियन, ठीक है। फिर हमारे पास नर्व, ठीक है। तो हमारे पास, हम ये जानते हैं ऐसा क्यों होता है, कि हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 1 में, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि दो रास्ते होते हैं, सोमैटिक या फिर ऑटोमेटिक, ठीक है। डिपेंड करता है कि काम कौन सा करवाना चाह रहे हैं आप। आगे लिखा हुआ है कि जो सोमैटिक अफेरेंट न्यूरॉन्स हैं आर इन्वॉल्व इन द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ फंक्शन सच एज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल इसेंशियल फॉर लोकोमोशन। ये बात हमने अभी डिस्कस की है। देखिए, लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट, ठीक है। तो अगर सोमैटिक सिस्टम हमारा नहीं होगा तो हम चल फिर नहीं सकते, हम एक ही जगह स्टक हो जाएंगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, हमने इसको डिस्कस कर लिया। आगे लिखा हुआ है, तो ऑटोनॉमिक सिस्टम कन्वर्सली रेगुलेट द everyday requirement of vital bodily function without the conscious participation of the mind। यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कन्वर्सली। कन्वर्सली का मतलब होता है यानी कि इसके अपोजिट, सोमैटिक सिस्टम के बिल्कुल अपोजिट है, इसके बरअक्स है हमारा जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है। देखा हुआ कि जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है वो क्या करता है, रेगुलेट, यानी कि प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरी वाइटल यानी कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि सांस लेना, खाने का ज़माना, ये बहुत ही ज़रूरी है, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात हैं, ठीक है। तो वाइटल बॉडी फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है, सही तरीके से चलाता है, ठीक है। आप नहीं चाह रहे, विदाउट कॉन्शियस, हमारा दिमाग इसमें इन्वॉल्व नहीं होता कि आपको सोचना नहीं पड़ता है कि आपने भी दिल धड़काना है, आपने भी खाना हजम करने का बोलना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। आपका दिमाग इन्वॉल्व नहीं होगा, आपकी सोच इन्वॉल्व नहीं होगी, खुद ब खुद ये काम हो रहा होगा, ठीक है, विदाउट कॉन्शियस पार्टिसिपेशन ऑफ द माइंड, ठीक है। और ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है। इसे कोई इस तरीके से समझें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम गाड़ी की बात करें, तो गाड़ी में क्या होता है, जब हमारे पास इंजन गर्म होता है तो खुद ब खुद फ़ैन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें बोलना नहीं पड़ता कि फ़ैन स्टार्ट हो, यानी कि खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि हमारी बॉडी भी एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह काम करती है। आगे लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ द इनवॉलेंट्री नेचर ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज इट्स फंक्शन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ विजुअल, वेजिटेटिव और इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। क्योंकि हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो क्या है, इनवॉलेंट्री, हमारे इख्तियार में नहीं है। तो इसके कुछ और नाम भी हो सकते हैं, ठीक है। एक तो इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसको यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, ठीक है। इस तरीके से हम विजरल नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं। विजरल का मतलब क्या होता है, ये जो बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लीवर हमारे पास, ठीक है, हमारी किडनी वगैरह, ये सब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। इन पे हमारे इख्तियार से काम नहीं होगा, ये खुद ब खुद काम होगा, इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सेकंड नाम विजरल ऑर्गन यानी कि विजरल नर्वस सिस्टम भी हो सकता है। यानी कि जो वेजिटेटिव वेजिटेटिव का मतलब होता है ज़िंदगी से मतलब, यानी कि इसका जो जो काम ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि सिर्फ जिस्म जिंदा रह रहा है इससे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी का ब्रेन डेड हो जाए, ठीक है, ब्रेन कॉमा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा, हमारा दिल धड़काता रहेगा और सांस का निज़ाम भी चलता रहेगा, यानी कि जिस्म जिंदा है। अब वो कोई काम नहीं कर पा रहा, लेकिन वो बॉडी जो है वो जिंदा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसके तीन नाम, विजिरल, वेजिटेटिव एंड इनवॉलेंट्री। आगे लिखा हुआ है कि इट इज़ कम्पोज ऑफ द इफेरेंट न्यूरॉन and that innervate smooth muscle of the viscera, cardiac muscle, vasculature, and exocrine glands, thereby controlling digestion, cardiac output, blood flow, and glandular secretions। यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है इंटरवेट। इंटरवेट का मतलब क्या होता है, सॉरी, इनरवेट। इनरवेट का मतलब होता है कि नर्व्स का हमारे पास ऑर्गन तक जाना, ठीक है। और ऑर्गन को क्या देना, यानी कि जो उसको कंट्रोल करना, उसको जो मैसेज लेके आया था वो देना, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के ज़रिए। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नर्व सही तरीके से काम ना करे तो हम कहते हैं इनर्वेशन इज़ डैमेज। क्या कहते हैं, इनर्वेशन, यानी कि जो इनर्वेशन थी वो डैमेज हो गई। लेकिन अगर नर्व सही तरीके से काम करी तो हम क्या बोलेंगे, इनरवेट कहेंगे। यानी कि जो इफेरेंट न्यूरॉन है, यानी कि वो नर्व्स हमारे पास जो सिग्नल को लेके जा रही हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ लेके जा रही हैं, इनरवेट कर रही हैं। इनरवेट स्मूथ मसल ऑफ द विजिरा। विजिरा यानी कि वो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, उनकी जो मसल है स्मूथ मसल कहलाती हैं, ठीक है। उनको क्या करें कि उन पे काम कर सकती है, या फिर कार्डिक मसल। कार्डिक मसल यानी कि वो मसल तो दिल के अंदर मसल से हमारी कार्डिक मसल, ठीक है। ये वेस्कुलेचर, वेस्कुलेचर मतलब जो खून की नालियों के मसल्स हैं उनको हम कहते हैं वेस्कुलेचर, ठीक है। एंड द एक्सोक्राइन ग्लैंड। और वो ग्लैंड क्या, बॉडी में स्पेसिफिक थैलियाँ होती हैं, स्पेसिफिक मकाम पर होती हैं। इनकी दो किस्म होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी कि वो थैलियाँ जो हमारे पास अपनी जो सिक्रीशन, अपनी केमिकल को डायरेक्ट खून में रिलीज करती हैं, उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड।
और वो थैलियाँ जो कि यानी कि वो थैलियाँ जो कि हमारे पास क्या करती हैं, अपनी सिक्रीशन, अपने केमिकल जो उन्होंने बनाया है उसको किसी नाली के जरिए किसी जगह पर ट्रांसफ़र करती है, उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड पे काम करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारा स्वीट ग्लैंड, ठीक है, पसीने का ग्लैंड, तो हमारी स्किन में क्या होता है, नीचे एक थैली होती है, ग्लैंड होता है, ठीक है, और फिर एक पतली सी नाली निकल रही होती है एट द एंड स्किन के बाहर। हमारे पास जो इस नाली ने केमिकल बनाया है, सुई पसीना बनाया है, उसको इस नाली के थ्रू क्या कर देगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो कहने का मतलब ये हमारे पास जो हमारे ये सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इन 4 जगहों पे काम करता है। हमारी जो बाकी बॉडी में चीज़ें हैं ना, वो सब इन्हीं कैटेगरीज के अंडर आ जाती हैं, ठीक है। स्मूथ मसल, कार्डिक मसल, वेस्कुलेचर और ग्लैंड्स के अंडर, यानी कि इन्हीं के अंडर आ जाएंगे कैटेगरी। बड़ी बड़ी 4 कैटेगरीज यही हैं, ठीक है। इन सब पे काम करेगा, करके क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। क्या कंट्रोल करेगा? डाइजेशन, हमारे हाजमे का निज़ाम, हमारे दिल के यानी कि दिल का निज़ाम पूरा, और खून के फ्लो होने का निज़ाम, एंड ग्लैंडुलर सिक्रेशन, और हमारे जो ग्लैंड की सिक्रेशन है उसको भी कंट्रोल करेगा। अगली हेडिंग हमारे पास है एनाटॉमी ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसकी बनावट कैसी है, एनाटॉमी कैसी है, ठीक है। इफेरेंट न्यूरॉन पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैरीज nerve impulses from the CNS to the effector organ by the way of two type of efferent neurons। यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कन्वर्सली। कन्वर्सली का मतलब होता है यानी कि इसके अपोजिट, सोमैटिक सिस्टम के बिल्कुल अपोजिट है, इसके बरअक्स है हमारा जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है। देखा हुआ कि जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है वो क्या करता है, रेगुलेट, यानी कि प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरी वाइटल यानी कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि सांस लेना, खाने का ज़माना, ये बहुत ही ज़रूरी है, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात हैं, ठीक है। तो वाइटल बॉडी फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है, सही तरीके से चलाता है, ठीक है। आप नहीं चाह रहे, विदाउट कॉन्शियस हमारा दिमाग इसमें इन्वॉल्व नहीं होता कि आपको सोचना नहीं पड़ता है कि आपने भी दिल धड़काना है, आपने भी खाना हजम करने का बोलना है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, आपका दिमाग इन्वॉल्व नहीं होगा, आपकी सोच इन्वॉल्व नहीं होगी, खुद ब खुद ये काम हो रहा होगा, ठीक है, विदाउट कॉन्शियस पार्टिसिपेशन ऑफ द माइंड, ठीक है। और ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है। इसे कोई इस तरीके से समझें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम गाड़ी की बात करें, तो गाड़ी में क्या होता है, जब हमारे पास इंजन गर्म होता है तो खुद ब खुद फ़ैन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें बोलना नहीं पड़ता कि फ़ैन स्टार्ट हो, यानी कि खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई कि हमारी बॉडी भी एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह काम करती है। आगे लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ द इनवॉलेंट्री नेचर ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज इट्स फंक्शन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ विजुअल, वेजिटेटिव और इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। क्योंकि हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो क्या है, इनवॉलेंट्री, हमारे इख्तियार में नहीं है, तो इसके कुछ और नाम भी हो सकते हैं, ठीक है। एक तो इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसको यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, ठीक है। इस तरीके से हम विजरल नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। विजरल का मतलब क्या होता है, ये जो बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लीवर हमारे पास, ठीक है, हमारी किडनी वगैरह, ये सब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। इन पे हमारे इख्तियार से काम नहीं होगा, ये खुद ब खुद काम होगा, इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सेकंड नाम विजरल ऑर्गन यानी कि विजरल नर्वस सिस्टम भी हो सकता है। यानी कि जो वेजिटेटिव वेजिटेटिव का मतलब होता है ज़िंदगी से, मतलब यानी कि इसका जो जो काम ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि सिर्फ जिस्म जिंदा रह रहा है इससे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी का ब्रेन डेड हो जाए, ठीक है, ब्रेन कोमा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा, हमारा दिल धड़काता रहेगा और सांस का निज़ाम भी चलता रहेगा, यानी कि जिस्म जिंदा है। अब वो कोई काम नहीं कर पा रहा, लेकिन वो बॉडी जो है वो जिंदा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसके 3 नाम है, विजिरल, वेजिटेटिव एंड इनवॉलेंट्री। आगे लिखा हुआ है कि इट इज़ कम्पोज ऑफ द इफेरेंट न्यूरॉन and that innervate smooth muscle of the viscera, cardiac muscle, vasculature, and exocrine glands, thereby controlling digestion, cardiac output, blood flow, and glandular secretions। यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है इंटरवेट। इंटरवेट का मतलब क्या होता है, सॉरी, इनरवेट। इनरवेट का मतलब होता है कि नर्व्स का हमारे पास ऑर्गन तक जाना, ठीक है, और ऑर्गन को क्या देना, यानी कि जो उसको कंट्रोल करना, उसको जो मैसेज लेके आया था वो देना, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के ज़रिए। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नर्व सही तरीके से काम ना करे तो हम कहते हैं इनर्वेशन इज़ डैमेज। क्या कहते हैं, इनर्वेशन, यानी कि जो इनर्वेशन थी वो डैमेज हो गई। लेकिन अगर नर्व सही तरीके से काम करे तो हम क्या बोलेंगे, इनरवेट कहेंगे। यानी कि जो इफेरेंट न्यूरॉन है, यानी कि वो नर्व्स हमारे पास जो सिग्नल को लेके जा रही हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, कहाँ लेके जा रही हैं, इनरवेट कर रही हैं। इनरवेट स्मूथ मसल ऑफ द विजिरा। विजिरा यानी कि वो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, उनकी जो मसल है स्मूथ मसल कहलाती हैं, ठीक है। उनको क्या करें कि उन पे काम कर सकती है, या फिर कार्डिक मसल। कार्डिक मसल यानी कि वो मसल तो दिल के अंदर मसल से हमारी कार्डिक मसल, ठीक है। ये वेस्कुलेचर, वेस्कुलेचर मतलब जो खून की नालियों के मसल्स हैं उनको हम कहते हैं वेस्कुलेचर, ठीक है। एंड द एक्सोक्राइन ग्लैंड, और वो ग्लैंड क्या बॉडी में स्पेसिफिक थैलियाँ होती हैं, स्पेसिफिक मकाम पर होती हैं। इनकी 2 किस्म होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी कि वो थैलियाँ जो हमारे पास अपनी जो सिक्रीशन, अपनी केमिकल को डायरेक्ट खून में रिलीज करती हैं, उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड।
और वो थैलियाँ जो कि यानी कि वो थैलियाँ जो कि हमारे पास क्या करती हैं, अपनी सिक्रेशन, अपने केमिकल जो उन्होंने बनाया है उसको किसी नाली के जरिए किसी जगह पर ट्रांसफ़र करती है, उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड पे काम करती है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारा स्वीट ग्लैंड, ठीक है, पसीने का ग्लैंड, तो हमारी स्किन में क्या होता है, नीचे एक थैली होती है, ग्लैंड होता है, ठीक है, और फिर एक पतली सी नाली निकल रही होती है एट द एंड स्किन के बाहर। हमारे पास जो इस नाली ने केमिकल बनाया है, स्वीट पसीना बनाया है, उसको इस नाली के थ्रू क्या कर देगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो कहने का मतलब ये हमारे पास जो हमारे ये सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इन 4 जगहों पे काम करता है। हमारी जो बाकी बॉडी में चीज़ें हैं ना, वो सब इन्हीं कैटेगरीज के अंडर आ जाती हैं, ठीक है। स्मूथ मसल, कार्डिक मसल, वेस्कुलेचर और ग्लैंड्स के अंडर, यानी कि इन्हीं के अंडर आ जाएंगे कैटेगरी, बड़ी बड़ी 4 कैटेगरीज यही है, ठीक है। इन सब पे काम करेगा, करके क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। क्या कंट्रोल करेगा? डाइजेशन, हमारे हाजमे का निज़ाम, हमारे दिल के यानी कि दिल का निज़ाम पूरा, और खून के फ्लो होने का निज़ाम, एंड ग्लैंडुलर सिक्रेशन, और हमारे जो ग्लैंड की सिक्रेशन है उसको भी कंट्रोल करेगा। अगली हेडिंग हमारे पास है एनाटॉमी ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसकी बनावट कैसी है, एनाटॉमी कैसी है, ठीक है। इफेरेंट न्यूरॉन पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैरीज nerve impulses from the CNS to the effector organ by the way of two type of efferent neurons. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैरीज नर्व इम्पल्स। देखें, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, हमारे पास दिमाग या फिर स्पाइनल कॉर्ड की जो सिग्नल्स हैं उनको क्या करना, उनको नर्व इम्पल्सिस की सूरत में क्या करना, ऑर्गन तक या फिर जहाँ टारगेट है वहाँ लेके जाना, ठीक है। नर्व इम्पल्सिस यानी कि बिजली का हल्का सा करंट, ठीक है, इन नर्व में ट्रैवल करता है। आगे लिखा है कि फ्रॉम द CNS टू द इफेक्टर ऑर्गन, यानी कि हमारे पास ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल निकले, ठीक है, वो जाएंगे इफेक्टर ऑर्गन तक, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये एक नर्व इम्पल्स है, ठीक है, ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से गई, ठीक है। अब ये हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल लीवर एक ऑर्गन है, ये हार्ट एक ऑर्गन है, बस ऑर्गन तक जाकर रुक जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये ऑर्गन के अंदर देखें, हमारे पास लिखा हुआ है इफेक्टर ऑर्गन। ऑर्गन एक बहुत बड़ी टर्म है। असल में होता क्या है, बस ऑर्गन के अंदर जो स्पेसिफिक सेल होगा ना, वो रिसीव करेगा इस सिग्नल को, ठीक है। हमारे पास ये नर्व जो होंगे ये न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि केमिकल्स को रिलीज कर देंगे, ठीक है। अब इन्होंने केमिकल्स को रिलीज कर दी तो हमारे पास बहुत सारे सेल के पास ये केमिकल टकराएगा, लेकिन असल में वही सेल काम शुरू करेगा इन केमिकल को समझ के जिसके पास इस केमिकल का रिसेप्टर होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक नर्व ने क्या किया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किया, ठीक है। अब हमारे पास हार्ट में यानी कि हार्ट के ऊपर हमारे पास रिलीज़ हुआ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा हमारे पास पूरा हार्ट के ऊपर काम करे, नहीं, इसके अंदर जो मौजूद स्पेसिफिक सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करना है, ऐसे नोड पर काम करना है, ठीक है। तो ऐसे नोड पर वो स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा, वो क्या करेगा, स्पेसिफिक केमिकल को पहचानेगा, और क्या होगा, हमारे पास ऐसे नोड क्या करता है, दिल की धड़कन को शुरू करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये केमिकल क्या करेगा, इसमें इंटरफेरेंस करेगा, ठीक है। दिल की धड़कन के शुरू होने वाला जो सेल है ऐसे नोड, इसमें इंटरफेरेंस करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास हर सेल के पास जाएगा केमिकल, लेकिन काम वहाँ करेगा जहाँ पर इस केमिकल का स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा, ठीक है। आगे लिखा है बाय द वे ऑफ टू टाइप ऑफ इफेरेंट न्यूरॉन। क्या मतलब हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इफेरेंट न्यूरॉन है, यानी कि वो न्यूरॉन जो कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं। अब तक तो याद हो जाना चाहिए कि इफेरेंट न्यूरॉन क्या होते हैं। वो न्यूरॉन जो कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, अब उनके पास 2 रास्ते होते हैं, ठीक है। यानी कि वो कौन सा रास्ता फॉलो करेंगे, डिपेंड करता है कौन सा काम है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है, अपनी मर्जी वाला काम करना है, यानी कि मसल्स पे हम हाथ वगैरह हिलाने हैं, तो कौन सा हमारे पास होगा, सोमैटिक नर्व, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने अपनी मर्जी वाला काम, जैसे कि दिल धड़कना है या फिर हमारा सांस वगैरह, ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा नर्व होगा हमारे पास, ऑटोमेटिक नर्व, ठीक है। तो यही बात ये लिखी हुई है। देखिए हमारे पास सोमैटिक नर्व जो होते हैं, इनमें खास बात क्या होती है कि एक ही नर्व, सिंगल नर्व जा रही होती है उस ऑर्गन तक, यानी कि उस मसल तक, सॉरी स्केलेटल मसल तक जा रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ऑटोमेटिक कामों के लिए, जो नर्व होती है वो एक ही नर्व नहीं जाएगी, सिंगल नर्व नहीं जाएगी डायरेक्ट लंबी से, ऐसा नहीं होगा, बल्कि बीच में क्या होगा, कुछ जंक्शंस होंगे, कुछ स्टेशंस होंगे। अब डिस्कस करेंगे हम डायग्राम को। ये डायग्राम जो फिगर है हमारे पास, फिगर 3.2, इफेक्टर न्यूरॉन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हम इन न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखेंगे, पहले लिखा हुआ क्या है कि ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड। देखिए हमारे पास ब्रेन स्टेम का मतलब क्या होता है, ब्रेन स्टेम क्या है, ब्रेन जो होता है दिमाग, असल में 3 उसके हिस्से होते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। फॉर ब्रेन यानी कि दिमाग का ऊपर वाला हिस्सा, मिड ब्रेन दरमियाना हिस्सा, हाइंड ब्रेन नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। इसमें जो होता है ब्रेन स्टेम होता है और हमारे पास सेरिबेलम वगैरह होता है। ब्रेन स्टेम क्या होता है, ब्रेन स्टेम बेसिकली वो हिस्सा है जो कि ऊपर वाले ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है नीचे स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। नीचे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड फिर, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर वाले ब्रेन को किससे कनेक्ट कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन स्टेम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी ऑटोमेटिक काम है, दिल का धड़कना, हमारे खाने का हजम होना, सांस का लेना, ये सब कुछ, ठीक है। ये सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सब कुछ काम ब्रेन स्टेम कंट्रोल कर रहा होता है। लिखा है फिगर में कि फिगर 3.2 जो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफेरेंट न्यूरॉन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हम इसमें इफेरेंट न्यूरॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ऊपर से पहले लिखा हुआ है हमारे पास
ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। हमारे पास जो सिग्नल आ रहे होंगे हमारे पास वो ब्रेन से आ रहे होंगे या फिर स्पाइनल कॉर्ड से। अब देखें और चीज़ें स्पेसिफिक हो रही हैं, ठीक है। ब्रेन स्टेम, हमारे पास जो सिग्नल आ रहा होगा, ठीक है, यानी कि जो नर्व्स निकल रही होंगी वो पूरे ब्रेन से ही निकलती है, बल्कि कौन से हिस्से से निकलती है, ब्रेन स्टेम से निकलती हैं। कौन सा हिस्सा होता है, ब्रेन स्टेम होता है, ठीक है। स्पेसिफिक चीज़ें, अब हम और चीज़ों के डेप्थ में जा रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा और हम डेप्थ में देखेंगे। देखिए हमारे पास लिखा हुआ है सेल बॉडी। पहले हम ये समझेंगे कि सेल बॉडी है क्या, फिर हम ये समझेंगे कि सेल बॉडी यहाँ बनाई क्यों गई है। देखिए हमारे पास जो न्यूरॉन होता है, बेसिकली न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सेल बॉडी या फिर सोमा, एक ही नाम है, सेल बॉडी या फिर सोमा। एक होता है डेंड्राइट, एक होता है एक्सॉन, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट हैं न्यूरॉन के, ठीक है। हाँ, अब देखिए हमारे पास ये न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन का ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। सेल बॉडी में, सेल बॉडी या फिर सोमा में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है इसका, यानी कि इसका जो मेन पार्ट है, ठीक है। फिर ये होता है डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है। सिग्नल को रिसीव किया, हमारे पास कहाँ गया, हमारे पास सेल बॉडी में गया। देन सिग्नल ट्रैवल करेगा इस एक्सॉन के थ्रू, ट्रैवल करता है, और फिर एक्सॉन का किनारा जो आखिर है हमारे पास टर्मिनल है, वो क्या कहलाता है, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। फिर यहाँ से केमिकल रिलीज होता है, केमिकल यहाँ रिलीज होगा हमारे पास, ठीक है। फिर अगला न्यूरॉन क्या करेगा, इस सिग्नल को पकड़ लेगा, ठीक है। वी नो दैट हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 न्यूरॉन होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 न्यूरॉन, एक प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन होता है, एक पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन होता है, ठीक है। तो जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन होता है ना, उसकी इब्तिदा कहाँ से होती है, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल आ रहा है तो स्पाइनल कॉर्ड में होगा, लेकिन अगर सिग्नल ब्रेन से आ रहा है तो ब्रेन स्टेम में इब्तिदा होगी, ठीक है। यानी कि उसका यानी कि इब्तिदा कहाँ से होगी, उसका ब्रेन स्टेम या फिर स्पाइनल कॉर्ड में। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। यानी कि न्यूरॉन की इब्तिदा यहाँ से हुई, ठीक है। जब तक इसको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक कि हमारे पास जो सिग्नल होगा वो एक्सॉन के थ्रू इस जगह से, यानी कि ब्रेन स्टेम से फिर स्पाइनल कॉर्ड से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जब इसको सिग्नल मिलेगा तो हमारे पास डेंड्राइट रिसीव करेंगे सिग्नल, देन हमारे पास सेल बॉडी सोमा में जाएगा, फिर हमारे पास सिग्नल जो होगा एक्सॉन के थ्रू इसके यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे लिखा है प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन। प्री गैंग्लियनिक, प्री का मतलब पहले, और गैंग्लियनिक हम जानते हैं गैंग्लियन क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के में क्या होता है, हमारे पास सिंगल न्यूरॉन नहीं जा रहा होता, जो टारगेट है वहाँ तक नहीं जा रहा होता, बल्कि हमारे पास क्या होता है, एक न्यूरॉन जा रहा है, बीच में एक जंक्शन आता है, एक हम बोल सकते हैं एक स्टेशन आता है जहाँ पर हमारे पास ये नर्व खत्म हो जाता है, इसको हम बोलते हैं प्री, ठीक है। यानी कि गैंग्लियन, इस स्टेशन को क्या कह रहे हैं, गैंग्लियन। इस स्टेशन से पहले का जो नर्व वाला हिस्सा है इसको हम कहेंगे प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन। और इस स्टेशन के बाद जो हमारे पास वही नर्व कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि गैप के बाद नया नर्व कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन एक ही सिंगल बेसिकली हमारे पास सिग्नल जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन, ठीक है। और हम जानते हैं ऐसा क्यों होता है, स्टेशन ये गैंग्लियन क्यों होता है, ताकि जो सिग्नल आ रहा था उसको एम्पलीफाई कर सके, उसकी ताकत को बढ़ा सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सिग्नल आ रहा था, इमरजेंसी कंडीशन थी, तो हमारे पास ये गैंग्लियन में क्या हो गया, एम्पलीफाई हो गया, और एक ही वक्त में हमारे पास बहुत सारे जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। यानी कि डर के वक्त हमारा ऐसा होता है कि डर डर लग रहा होता है तो हमारा दिल धड़क रहा होता है, हमें पसीना आ रहा होता है, यानी कि सब बहुत सारी कंडीशन एक साथ हो रही होती हैं। तो इसी वजह से हो रहा होता है कि हमारे पास जो सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास हमें ज़रूरत होती है कि हमारे जो सारी कंडीशन एकदम एक्टिवेट हो जाए, ठीक है, ताकि हम खुद बॉडी खुद को अलर्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ सवाल पैदा होता है, हमारे पास जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, ठीक है। ये प्री लंबा होगा, यानी कि इसकी लेंथ लंबी होगी, या फिर पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन की लेंथ लंबी होगी। अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास सिग्नल निकला है स्पाइनल कॉर्ड, सिंपैथेटिक यानी कि फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें सिग्नल निकलेगा हमेशा कहाँ से निकलेगा, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हमारे पास सिग्नल जो है दिमाग तक जाए और दिमाग में ऑर्डर दे, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारे पास सिग्नल कहाँ से निकल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है। स्पाइनल कॉर्ड जैसे सिग्नल निकलेगा, ठीक है, मोटर नर्व के थ्रू, इसको हम कहते हैं प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन भी कहते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टेशन, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, गैंग्लियन कहेंगे। अब ये स्टेशन जो ये गैंग्लियन है, गैंग्लियन बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के करीब ही होता है, यानी कि थोड़ा सा सफर करके फौरन हमारे पास गैंग्लियन आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे, गैंग्लियन क्या करेगा, इस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, ठीक है, यानी कि सिग्नल की ताकत को बढ़ाएगा। अब हमारे पास एट द टाइम मिलियंस ऑफ हमारे पास जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएंगी। अब इसकी एग्जांपल समझ, जैसे कि आपको डर लग रहा है, डर वाली कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास एक सिग्नल आएगा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, इसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा, एक सिग्नल जनरेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक है, गैंग्लियन में एम्पलीफाई हुआ। फिर एट द टाइम, यानी कि कंडीशन कौन सी, इमरजेंसी कंडीशन, तो उसमें बहुत सारे काम करने हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है, हमारे पास जो मसल्स हैं उनकी ताकत को बढ़ाना है, इनके बहुत सारे काम करना है, ठीक है। तो एट द टाइम बहुत सारे हमारे पास जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है सिग्नल को लेके जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास ये न्यूरॉन लेके गया हमारे पास सिग्नल को, कहाँ लेके गया हमारे पास पाँव तक, पाँव की मसल तक, ठीक है, क्योंकि भागना है, ठीक है। तो पाँव की मसल तक सिग्नल चलेगा, यानी कि हमारे पास जो सिंपैथेटिक में क्या होता है, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन छोटे होते हैं उनकी लेंथ, जबकि पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन की क्या होती है, लेंथ लंबी होती है, क्योंकि दूर दूर तक कहाँ लेके जा रहे हैं, दूर दूर तक सिग्नल को लेके जा रहे हैं।
लेकिन अगर हम इसके अपोजिट बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो उसमें क्या होता है, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन बहुत ही लंबा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन। पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है, और बीच में क्या होता है हमारे पास गैंग्लियन होता है, हम जानते हैं, ठीक है, गैंग्लियन स्टेशन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जहाँ पर कहते हैं सिग्नल एम्पलीफाई होता है। अब जो पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इसका काम क्या है, यानी कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी कि खाना हजम करने में हेल्प करना। इसका जो मेन काम है खाना हजम करना है, लेकिन बाकी बहुत सारे काम है, जैसे कि पीपल, हमारे पीपल का साइज़ है, ठीक है, आँख में पीपल है, उसका साइज़ छोटा रहना ताकि सुकून वाली हालत में रहना, ठीक है। इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है, पीपल का साइज़ लंबा हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, लेकिन अभी जब हम कोई कोई काम नहीं करे सुकून में, तो हमारा जो साइज़ होगा तो छोटा रहेगा, ठीक है। और क्या, हमारे पास जो दिल की धड़कन है वो नॉर्मल रहेगी, ठीक है, लेकिन इमरजेंसी में क्या हो रहा है, इसके अपोजिट, दिल की धड़कन बढ़ रही है, ठीक है। तो सारे काम जो सुकून में हमारे पास सुकून की कंडीशन में बॉडी जो सारे काम हो रहे थे बेसिकली, वो सारे काम इसके अंडर आते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं। जैसे पढ़ा था हमने, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करी थी, एट द टाइम बहुत सारे काम करी थी साथ में, जैसे दिल भी धड़क रहा है, पसीना भी आ रहा है, और यानी कि हमारी पीपल भी डायलेट हो गई, ये सब काम एक साथ हो रहे थे। लेकिन अगर हम कंपेयर करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एट द टाइम बॉडी एक या दो यानी कि कुछ काम कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका मेन फोकस यानी कि सारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसका मेन फोकस कहाँ पर होगा, आंखों पर होगा, आंखों के पीपल पे होगा, ठीक है, आंखों के पीपल पर होगा, ठीक है, यानी कि पूरी बॉडी में डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, एट द टाइम बहुत सारे सिस्टम जो होते हैं हमारे पास एक्टिवेट हो जाते हैं, पूरी बॉडी होती है एकदम डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन जो होता है वो बहुत ही लंबा होता है, या इतना लंबा होता है कि फॉर एग्जांपल इसने असर करना है लीवर पर, ठीक है, तो हमारे पास जो गैंग्लियन होगा ना, गैंग्लियन स्टेशन जो है हमारे पास, वो गैंग्लियन अक्सर क्या होता है हमारे पास बिल्कुल उसके ऊपर होगा, यानी कि जिस पे काम करना टारगेट पे, टारगेट अभी इस वक्त क्या है, लीवर है, ठीक है, तो लीवर के बिल्कुल ऊपर क्या होगा, गैंग्लियन होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ऊपर ऑर्गन के, और कभी कभी क्या होता है हमारे पास जो मेम्ब्रेन है, यानी कि जो लीवर का मेम्ब्रेन है उसके अंदर धंसा हुआ होगा गैंग्लियन, ठीक है, और फिर उस मेम्ब्रेन के थोड़ा सा जो पार्ट रह जाएगा उसमें क्या होगा, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन होगा। यानी कि पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन के लिए बहुत ही कम जगह होती है, बहुत ही कम यानी कि बहुत ही कम लेंथ होती है उसकी। अगर हम ये कहें कि गैंग्लियन की तादाद जो होती है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो होती है कम होती है, ठीक है, क्योंकि सिंपैथेटिक में हमारे पास सिग्नल है एम्पलीफाई होकर एट द टाइम बहुत सारे ऑर्गन तक जा रहे हैं, यानी कि टारगेट तक जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपैथेटिक में गैंग्लियन जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं एज कम्पेयर टू पैरासिम्पैथेटिक में गैंग्लियन जो होते हैं सैकड़ों तक होते हैं, यानी कि बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ऑर्गन के बिल्कुल करीब होंगे या फिर ऑर्गन की दीवार के अंदर धंसे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक में गैंग्लियन जो होते हैं उनकी काउंटिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर हम बात करें, हम जो सिंपैथेटिक हमारे पास जो गैंग्लियन है, ठीक है, हम इनको क्या कहते हैं, पैरावर्टिब्रल मतलब, यानी कि वर्टिब्रा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की हम जानते हैं जो हड्डियां हैं जो स्मॉल स्मॉल वर्टिब्रा, ठीक है, तो पैरावर्टिब्रल यानी कि वर्टिब्रा के साथ होते हैं गैंग्लियन, ठीक है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, पैरावर्टिब्रल, या फिर इनको हम बोल सकते हैं प्री वर्टिब्रल का मतलब क्या होता है, प्री मतलब सामने, यानी कि वर्टिब्रा के बिल्कुल सामने होंगे या वर्टिब्रा के बिल्कुल साथ, ठीक है। ये सिंपैथेटिक की बात करें, सिंपैथेटिक का दो नेम और हो सकते हैं, पैरावर्टिब्रल या प्री वर्टिब्रल। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक हम गैंग्लियन की बात करें, तो उसमें हम इसका नाम एक और हो सकता है टर्मिनल या फिर इंट्राम्यूरल। टर्मिनल क्यों, यानी कि बिल्कुल जिस जिस टारगेट पे जाना है इन्होंने, उस टारगेट ऑर्गन की बिल्कुल दीवार पर होंगे ये गैंग्लियन, या फिर दीवार के अंदर धंसे हुए होंगे, और जो पोस्ट गैंग्लियन होगा इसलिए बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है गैंग्लियन, यानी कि हम बार बार जिक्र करें गैंग्लियन का। गैंग्लियन होता क्या है, गैंग्लियन का मतलब क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़, यानी कि बहुत सारी सेल बॉडीज़ का मजमूआ। अब सेल बॉडीज़ क्या होती हैं, सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या था, सोमा। और ये सेल बॉडी और सोमा क्या थे, हम जानते हैं कि न्यूरॉन होते हैं हमारे पास, न्यूरॉन के तीन पार्ट होते हैं, एक होते हैं हमारे पास सेल बॉडी और सोमा, और ऊपर होते हैं डेंड्राइट, और ये होता है एक्सॉन, और ये होता है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। तो हमारे पास हम किसकी बात करें, सेल बॉडीज़। जब ये सेल बॉडीज़ बहुत सारी न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ एक जगह जमा हो जाए तो एक नॉट बन जाएगा, एक गुच्छा बन जाएगा, उस गुच्छे को हम क्या कहते हैं, गैंग्लियन। अब हमारे पास एक गैंग्लियन में कितनी सेल बॉडीज़ होंगी, यानी कि कितने सोमा होंगे, ये डिपेंड करता है हमारे पास जो गैंग्लियन है वो किस जगह पर है, कौन सी लोकेशन पर है, और वो गैंग्लियन कौन सा काम करेगा। अगर ये गैंग्लियन हमारे पास हमारे ब्रेन में हो या फिर स्पाइनल कॉर्ड में हो तो हम इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। लेकिन जब ये गैंग्लियन हमारे पास ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जिस्म के किसी भी हिस्से में होगा, यानी कि सेल बॉडी का क्लस्टर किसी भी हिस्से में होगा, तो उसे हम क्या नाम देंगे, गैंग्लियन का नाम देंगे। अब ये काउंटिंग फिक्स नहीं है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ये गैंग्लियन, यानी कि इसमें जो क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ है वो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व का सिग्नल आया है, ठीक है, तो इसमें जो सेल बॉडीज़ और सोमा होंगी वो एज़ कम्पेयर टू
पैरासिम्पैथेटिक जो हमारे पास नर्व से सिग्नल आया था, यानी कि ये भी कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज हमारे पास है जिसको हम कह रहे हैं गैंग्लियन, ठीक है। लेकिन ये पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है। तो इसमें जो सेल बॉडीज जो सोमा होंगी उनकी तादाद जो होगी कम होगी एज़ कम्पेयर टू सिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक में क्या होता है, गैंग्लियन में सेल बॉडीज़ का जो क्लस्टर है यानी कि सेल बॉडीज़ ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये डिपेंड करता है हमारे पास, हम गिन नहीं सकते, अब एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है कि सिम्पैथेटिक के एक गैंग्लियन में कितनी सेल बॉडीज़ होंगी। इस तरीके से हम पैरासिम्पैथेटिक की भी जो गैंग्लियन है उसमें गिन नहीं सकते कि कितने सेल बॉडीज़ हैं। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है हमारे पास ये सिग्नल। पहली बात तो ये कि जो ये नर्व्स हैं बहुत ही पतली हैं, इनको गिनना मुश्किल से नहीं, बिल्कुल हम बोल सकते हैं नामुमकिन बात है, ठीक है, गिन नहीं सकते। सेकंड चीज़ हमारे पास ये डिपेंड करता है कि वो जिस ऑर्गन की तरफ जा रही है हमारे पास ये नर्व्स, वो ऑर्गन कितना कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी से काम कर रहा है, कितने पेचीदगी से काम कर रहा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है उस ऑर्गन के काम पर, ठीक है। तो इसलिए हम बेसिकली ये नहीं कह सकते कि किस ऑर्गन के पास, जैसे कि बात करें पैरासिम्पैथेटिक में तो ऑर्गन के बिल्कुल करीब होती है हमारे पास, ऐसे ही होता है ना, ऑर्गन के करीब होती हैं जो गैंग्लियन होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि ऑर्गन किस तरीके से काम करे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो इसमें जो गैंग्लियन उसमें सेल बॉडीज़ होंगी वो ज़्यादा होंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये ऑर्गन है हमारे पास, ये इसका इतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो गैंग्लियन होगा हमारे पास, जो गैंग्लियन होगा उसमें जो क्लस्टर सेल बॉडीज़ होंगी वो कम होंगी एज़ कम्पेयर टू दिस ऑर्गन। अब इस चीज़ को थोड़ा और क्लियर करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, ठीक है। ये सिम्पैथेटिक की हो या पैरासिम्पैथेटिक की हो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम क्या बात करें, सिंपल ये एक प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है। अब हमारे पास ये प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन यहाँ पर ख़त्म हुई, फिर यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास गैप होगा, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा गैप, बिल्कुल थोड़ा सा। अब इसको हम गैप को क्या कहते हैं, इस गैप को कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, ये गैप जो होगा 20 से 40 नैनोमीटर तक हो सकता है, यानी कि इतना छोटा गैप है कि माइक्रोस्कोपिक है, हम इसको देख नहीं सकते, बिल्कुल हल्का सा गैप है। फिर इसके बाद हमारे पास एक और न्यूरॉन कंटिन्यू होगी, यानी कि नर्व कंटिन्यू होगी, जिसको हम कह रहे हैं पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है इसकी सेल बॉडी तो हमारे पास जहाँ से निकला वहाँ पर होगी। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन से निकला तो इसकी सेल बॉडी ब्रेन पर होगी, अगर स्पाइनल कॉर्ड से निकला तो इसकी जो सेल बॉडी है वो स्पाइनल कॉर्ड में होगी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये सेल बॉडी, फिर ये एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल ने क्या किया, केमिकल रिलीज़ किया, कोई भी केमिकल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हम कॉमनली बात करते हैं, ठीक है। तो कोई भी केमिकल होता है, केमिकल रिलीज़ किया, ठीक है। अब ये केमिकल हमारे पास इस खाली गैप के जरिए, यानी खाली गैप में केमिकल गया, फ़ौरन से हमारे पास ये जो केमिकल था, ये सिग्नल था, ये अगला न्यूरॉन रिसीव कर लेगा। ये गैप इतना छोटा है कि फ़ौरन से हमारे पास ये अगला न्यूरॉन जो होगा इस सिग्नल को रिसीव कर लेगा, ठीक है। अच्छा, साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स बेसिकली हमारे पास साइनेप्स तीन चीज़ों का मजमूआ, तीन चीज़ों को हम मिला के बोलते हैं साइनेप्स। ये गैप को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। साइनेप्स बेसिकली होता है हमारे पास, साइनेप्स में तीन चीज़ें आती हैं। एक तो आती है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक यानी कि हमारे पास ये जो पहला न्यूरॉन था प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन, इसका वो हिस्सा, इसका वो टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, वो हिस्सा जो कि क्या कर रहा है, केमिकल को निकाल रहा है, उसको हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इंक्लूड होता है। सेकंड चीज़ क्या इंक्लूड होती है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट इंक्लूड होती है, ठीक है। और थर्ड चीज़ क्या इंक्लूड होती है, हमारे पास जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, ठीक है, उसका जो सेल बॉडी में जो बाहर डेंड्राइट्स हैं जो कि सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, उस केमिकल को पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो पोस्ट हमारे पास साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, ये यानी कि तीन चीज़ें इंक्लूड है हमारे पास साइनेप्स में, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों को मिला के साइनेप्स कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, हमारे पास अब ये जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, ठीक है, थोड़े से गैप के बाद क्या आ गया, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन आ गया, ठीक है। अब इसका क्या आएगा, पहले सेल बॉडी आएगा, ठीक है, डेंड्राइट्स होंगे हमारे पास, फिर ये एक्सॉन है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम एक की बात करें तो ये सिंपल सेल बॉडी कहलाएगी, लेकिन जैसे हमने बात की गैंग्लियन क्या होता है, क्लस्टर सेल बॉडीज, यानी कि बहुत सारे पास क्या होंगी, सेल बॉडीज होंगी, और बहुत सारी फिर क्या होंगी, एक्सॉन्स होंगी, सिंपल, ठीक है। तो बहुत सारी सेल बॉडीज होंगी, इन सेल बॉडीज़ को मिला के क्या कहेंगे, हम गैंग्लियन कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है बेसिकली, जो उनके सेल बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो जहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कह रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं गैंग्लियन।